आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। जैसा कि आपने यहां देख ही लिया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाली एग्जाम जो 2025 में अभी लगने वाली है। बहुत से बच्चों को एग्जाम के लिए कंफ्यूजन है, बहुत से बच्चों को यह देखना है कि अभी आगे तैयारी कैसे करें। तो वो सारे कंफ्यूजन मैं यहां लेके आया हूं। ये मान के चलो कि ये आज का अपना जो वीडियो होने वाला है ये स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है। इसमें मैं बताऊंगा कि अभी आज से लेकर एग्जाम के दिन तक आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी, जिसमें मैं 99.9% सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं। तो इसमें भ्रमित ना हो, इसमें भ्रमित बिल्कुल भी ना हो कि सर गारंटी कैसे ले सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल मेरे तरीके से चलेगा अभी से तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है कि जो मैं बोलूंगा वो सभी के सभी कहां फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरी बात से सहमत होगा वो लाइक करेगा और नीचे कमेंट करेगा। मैं चलता हूं इस एग्जाम के प्रोसेस के बारे में नहीं, आपकी तैयारी के प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। तो देखो, अभी महीना चल रहा है कौन सा, अभी महीना कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है फरवरी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप अगर फरवरी में देख रहे हो और मार्च में देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनना। देखो, अभी से एग्जाम के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ऐसे बोले जा रहे हैं कि आपकी एग्जाम लगेगी कब, अप्रैल और मई में। मैंने वीडियो शुरू होते ही बोल दिया है, ये मेरी जो पिछली स्ट्रेटजी आई थी, मैंने आपको बताया था कि अब से लेके एग्जाम के डेट तक कैसे पढ़ना है। वहां मैंने प्रिडिक्ट किया था कि एग्जाम आएगी मई में और ज्यादा से ज्यादा हद मार के अप्रैल लास्ट में आएगी। और अभी ये 90% श्योर है कि ये एग्जाम अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्ट में शुरू हो जाएगी। जिसमें यहां मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये एग्जाम पे बात करेंगे, पहले रिवाइज कर दूं थोड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे ना ग्रुप डी वाली एग्जाम जो वैकेंसी आई है उसके चक्कर में इसको भूल चुके हैं, अपनी तैयारी को छोड़ चुके हैं। ऐसे टारगेट मत बदलो, इस तरीके से टारगेट नहीं बदले जाते। तो देखो क्या है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए कुल 11,558 रिक्तियों की घोषणा की थी। याद है ना आपको, या भूल गए? याद है ना? तो इन रिक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सी दो श्रेणियां? देखो, एक तो है ग्रेजुएट लेवल, पहली थी ग्रेजुएट लेवल, इसमें 8,113 पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल में, जो अभी एग्जाम लगेगी, अप्रैल में लगेगी, जो एग्जाम लगेगी मई में लग सकती है। तो पदों के नाम कौन कौन से? उसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर, ये है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट। इसके लिए 8,113 पोस्ट आपको दी गई है। आवेदन हमने कर दिया था 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं ना, ये मैंने करवा दिया। उसके बाद 12वीं पास के लिए जो थी वैकेंसियां, वो थी 3,445 वैकेंसियां। इसमें पदों के नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क आदि। इसकी लगी थी 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक। तो ये मैंने रिवाइज करवा दिया, कुछ बच्चे भूल चुके हैं क्या हुआ था। तो ये दो वैकेंसीज हैं, अभी आपके पास चांस है, आप सिलेक्ट हो सकते हो, चांस है। लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगी वो जो मैं बताऊंगा वो वाली। यहां पर सीबीटी 1 की बात करते हैं, सीबीटी 1 की बात करते हैं। बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन अभी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार इसी के हिसाब से तो स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखो क्या है, 90 मिनट की आपकी एग्जाम होगी, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें साइंस भी आ जाती है। टोटल क्वेश्चन है 100, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, टोटल क्वेश्चंस है 100। और सीबीटी 2 के कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 120, जिसमें जनरल अवेयरनेस में 50, रीजनिंग के अंदर 35 और मैथ के अंदर 35, और ये भी 90 मिनट की एग्जाम होगी। अब सर ये क्यों बता रहे हो, स्ट्रेटजी बताने आए हो, ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं आज जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसमें आपको अपनी ये जो आप क्लासेज ले रहे हो, अगर आप लगातार लेते आ रहे हो, आपका सिलेबस थोड़ा सा ही बचा है तब तो उसको पूरा कंप्लीट करो। लेकिन
अगर आप लगातार क्लासेज नहीं ले रहे हो और अभी आप जग रहे हो, आपको लग रहा है अप्रैल मई में एग्जाम है, अभी 3 महीने हैं, मैं तैयारी कर सकता हूं, अभी मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, मैं पूरा कोर्स कर लूंगा, एक बैच खरीदूंगा, उससे मैं एनटीपीसी की पूरी तैयारी कर लूंगा, तो आप गलत हो। आप गलत हो, ऐसे नहीं होता। जो पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से पढ़ने लग रहे हैं वो बेवकूफ थोड़ी है, वो पूरी डिटेल में स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, अपने आप को झोंक दिया है अंदर। तो अब आप क्या करो जिससे आप इनके साथ में आ सको। तो मैं अभी बहुत ही प्यार से आपको समझा दूं, अभी बहुत ही प्यार से आपको समझा दूं, मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसमें मैंने ये स्ट्रेटेजी एसएससी सीजीएल 2024 के लिए ये स्ट्रेटेजी दी थी। बहुत से बच्चों के, आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट में जाके ये सारी चीजें देख सकते हो, बहुत से बच्चों ने फॉलो किया। मैं वीडियो आपको यहां पे बता दूंगा, ये वीडियो के साथ में आपको दिख जाएगा कौन से वीडियो की बात कर रहा हूं। तो उसमें स्ट्रेटेजी थी, बच्चों ने फॉलो किया, बहुत से बच्चों ने सीबीटी 1 पास किया है, बहुत से बच्चों ने, उसके अंदर तो प्री होता है, प्री पास किया था। अब उनकी क्या थी, तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने प्री पास किया। अब मेंस में उनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तो वही जाने। अभी देखते हैं, अभी तो ये जब तक वीडियो आ रहा है तब तक मेंस की अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अभी बात करते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी की। यहां बात चल रही है मॉक। सर मॉक तो लिख दिया, क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अगर देखो ध्यान से, अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपका सिलेबस अगर 20% या 30% या 40% यहां पर आके अटका हुआ पड़ा है, 20% 30%, आपको पता चल जाता है ना, अभी तो मेरा स्टार्टिंग के टॉपिक ही हुए हैं, मैं कैसे कवर करूंगा। अगर आप उस सिचुएशन में हो, या फिर आपने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया है, पूरा सिलेबस देख लिया है, तब भी ये मेरी वाली स्ट्रेटजी आपके लिए, ये तो इस केस में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप अभी कोर्स शुरू करना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो मैं डिटेल में सारी चीज बताऊंगा, बस बने रहना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत चले जाना, वरना मेरी स्टार्टिंग में बोली हुई बात आपके लिए मिसगाइड भी आपको कर सकती है। इसलिए पूरा वीडियो देखना, मिसगाइड नहीं होना है, सब कुछ देखना, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा छलकता है। आपको पूरी बात सुननी है। तो मैं अभी ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? सर आप ये ऊपर क्या लिख रहे हो? देखो मैं अभी आपको बोलूंगा, अगर ये सिचुएशन में आप हो तो आपको अभी करना क्या है, आपको अपनी स्टडी को वहीं के वहीं रोक देना है। सर क्या बोल रहे हो, सर ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूं बेटे, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, लेकिन बात पूरी सुनना, अपनी स्टडी को वहीं पर रोक देना। क्योंकि अगर आपने टारगेट सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी बना रखा है, 2 महीने खुद को झोंकना चाहते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदो, मॉक लगाना शुरू करो। 90 मिनट का मॉक होता है, मैंने पीछे आपको बताया, क्योंकि एग्जाम भी 90 मिनट की होती है, मॉक भी 90 मिनट का होता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि वो पेपर होता है 90 मिनट एक पेपर। उसके साथ अगर आप उसके अंदर 30 मिनट और जोड़ दो तो आप कर लोगे एनालाइज। स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है ये पूरा टोटल कितना हो गया, 2 घंटे हो गए। अब स्टार्टिंग में 2.5 घंटे भी आपको लग सकते हैं, किसी बच्चे को 3 घंटे भी लग सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस कैसी है। मेरी जो मुद्दे की बात यह है कि आप मॉक देना शुरू करो। एक टेस्ट में 90 मिनट तो मॉक का हो गया, उसके बाद एनालाइज करो, कोई 30 मिनट में करेगा, कोई 1 घंटे में एनालाइज कर लेगा। मतलब मोटा माटी अगर मैं समझूं तो एक टेस्ट में मुझे लग रहे हैं 2 से 2.5 घंटे, एक टेस्ट में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं। अब आप ऐसा तो है नहीं कि अपनी स्टडी पूरी के पूरे कोर्स करने पे लग रहे हो। अगर आपने पूरा कोर्स एक बार देख लिया, अगर मॉक नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 को क्रैक करना है। फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके अंदर सीबीटी 2 की ओर तैयारी करेंगे, लेकिन पहला टारगेट देखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये चीज मैंने अब बता दी। सर इतना क्या बता रहे हो, करना क्या है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताओ। तो चलो बताते हैं ना। देखो मान लो अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हो, आप
एक दिन में 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हो, पूरे 24 घंटे में से मैं बात कर रहा हूं, और आपने अभी कोर्स कवर नहीं किया है और आप ये 8 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो क्या करना है? तो क्या करना है, आप ये 8 घंटे भी मत पढ़ो ना, छोड़ दो ना। क्या क्यों देना, ऐसे दे के आ जाओ पेपर? नहीं, 8 घंटे से कुछ भी नहीं होना। आपको अपना टारगेट कम से कम ये बना के रखना है, ये बना के रखना है। हाँ, हो सकता है कभी 10 घंटे भी होंगे। सर आप तो पढ़ने के लिए मना कर रहे हो। अरे तो पूरी बात सुनोगे तभी तो समझ आएगा। अभी तो मैं बता रहा हूं ना क्या हो रहा है। 12 घंटे या 10 घंटे आप अपनी स्टडी के लिए रिजर्व रखोगे पूरे दिन के अंदर। आपको अगर आज से लेकर, अगर आप फरवरी में देख रहे हो और अगर आप मार्च में देख रहे हो, तो इस टाइम को बेटा अपने अनुसार बढ़ा देना, इसको अपने अनुसार बढ़ा देना, क्योंकि इस टाइम में करना क्या है मैं बताने वाला हूं आपको। इस वक्त में हमें करना क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। आपने दिए 12 घंटे या 10 घंटे, अब इसमें क्या करना है? इसमें मैंने आपको पीछे जो बताया, आपको मॉक लगाना है। मैंने आपको एक मॉक का 2.5 घंटा, चलो मैं ज्यादा से ज्यादा मान के चल लेता हूं, 2.5 घंटे एक मॉक का लगा रहा हूं। इस 2.5 घंटे को इस 12 घंटे में डिवाइड करो। चार टेस्ट आप कितने घंटे में लगा लोगे? इस टाइम के अनुसार, इस टाइम के अनुसार 4 टेस्ट आप लगा रहे हो 10 घंटे में। इस टाइम के अनुसार आप टेस्ट लगा रहे हो 10 घंटे में। कितने मॉक? 4 मॉक। बच गए कितना? अभी एक चीज और ध्यान रखना है, ये सारी चीज कर ली, 4 से मैं इसको बढ़ा देता हूं, क्योंकि ये सबको 2.5 घंटे ही थोड़ी लगेंगे, किसी को 1.5 घंटे में भी तो हो जाएगा, किसी का 2 घंटे में भी तो मॉक हो जाएगा। यानी मैं इस मॉक और एनालाइज को मैं अपना टारगेट रखूंगा कितना? 4 से 5 मॉक के बीच में। मैं 5 तो मान के ही चलता हूं। अभी अगर आपको लग रहा है 5 नहीं दे पा रहे हो, तो अपनी टाइमिंग को बढ़ा दो, 12 घंटे से और इंक्रीज करने की कोशिश करो, टाइमिंग इंक्रीज कर दो। लेकिन मैं 5 मॉक पर डे के आराम से दूंगा। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बुक्स वगैरह को सबको साइड में रख रहा हूं। बोले सर बिना पढ़े बिना लिखे मैं कैसे मॉक लगाऊंगा? मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। मैं सिर्फ अगर 2 महीने की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, तो मैं सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे तो मैं भी बेवकूफ नहीं हूं जो मैं आपकी बुक्स साइड में रखवा दूंगा और सिर्फ मॉक वॉक दे लो, ऐसे बिना मर्जी के ही दे लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मेहनत उससे भी ज्यादा लगेगी। आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी उससे भी ज्यादा मेहनत करवाएगी आपको। लेकिन एक सिस्टम तो बन रहा है, आगे जाके रिजल्ट तो मिल रहा है। इसी 2 महीने में हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो इसलिए इस पे फोकस करवा रहा हूं। 5 मॉक का हमने टारगेट बना लिया। चलो सर आपकी बात मानी, 5 मॉक का मैंने टारगेट बना लिया, 5 मॉक का मैंने टारगेट बना लिया, और एक मॉक का मैं 2 घंटे मान के चल रहा हूं, जिसमें 90 मिनट का तो क्या हो गया टेस्ट, और 30 मिनट मैं मान लेता हूं एनालाइज करने का, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको सिर्फ एक बार देखना है। अभी ये मॉक लगाया, आपके इसमें कुछ नंबर नहीं आ रहे। जो आपने पहला मॉक दिया है, उसमें आपके ना के बराबर नंबर आ रहे हैं। मान लेता हूं मैं ना के बराबर नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी बेवकूफ़ी थी। हमने अभी तक पिछले 1.5-2 साल से लगातार पढ़ाई नहीं की, इसलिए हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। और जिन्होंने कोर्स कवर किया है उनके तो कहने ही क्या, उनके अच्छे नंबर आने शुरू हो गए। यहां अगर वो यही स्ट्रेटजी लगा रहे हैं पूरा कोर्स कवर करके, उनके यहां अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनके यहां ना के बराबर नंबर आ रहे हैं जिन्होंने अभी अच्छे से सिस्टम से पढ़ाई नहीं की। लेकिन अभी तो यहां पे कछुए की तरह आगे निकलना जरूरी है। यहां पर आगे निकलना, अब देखो कछुए वाली कहानी हो गई पुरानी, छोड़ो कछुए की बात। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आप अपनी स्पीड को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दो, आप इतनी ज्यादा मेहनत करो कि आप कम से कम इनके बराबर तो आ जाओ। इनके बराबर आके इनके साथ साथ सिलेक्शन ले लो। तो यहां तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। समझ गए मेरी बात? तो मैं ये बात बोल रहा हूं, ये 2 सिचुएशन आपके सामने है। अब क्या गुरुजी, पहला टेस्ट दे दिया, मैं मॉक लगा रहा हूं,
अभी मुझे उसको एनालाइज करना है, मैं उसको एनालाइज करने चल रहा हूं सर। चलो एनालाइज किया। अब जिनको कुछ नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक बात बोलूंगा, कि आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए, अगर उनमें से आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको उसका क्या करना है, उसके लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक रखनी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप एनालाइज करने के लिए रखोगे। उस पर हेडिंग डाल लो, एनालाइज करने की बुक है मेरी, नोटबुक है मेरी, और उस बुक में आप वो क्वेश्चन लिखते चले जाओगे। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में ये जो 5 मॉक का टारगेट लगाया, हो सकता है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई उनका 3 ही मॉक लगे दिन में, हो सकते हैं उसके स्टार्टिंग में 2 ही मॉक लगे। हमें सोचने वाली बात यह है कि हमें कोशिश करनी है हम 5 की तरफ बढ़े, जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो उतना। तो आपने एनालाइज किया, आपने नोटबुक में लिखा। अभी यहां पर पहला टेस्ट देने के बाद सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है अपने दिमाग को 10-15 मिनट रेस्ट देना। तो एक टेस्ट देने के बाद, नोटबुक में लिखने के बाद आप दोगे अपने दिमाग को टेस्ट नहीं, रेस्ट। टेस्ट के बाद एक रेस्ट जरूरी है, दिमाग थोड़ा सेटल होगा, उसके बाद ही अगले मॉक पर आप जा पाओगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मॉक लगा रहे हैं लेकिन जल्दी से अगले मॉक पे बढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका दिमाग पहले मॉक में थक चुका है 90 मिनट, उसके बाद आपने एनालाइज किया है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको लिख रहे हो। एनालाइज करने का मेरा मतलब यह है कि उस टेस्ट के साथ ही आप वो सारे क्वेश्चंस याद करते जा रहे हो, साथ में याद करते जा रहे हो। प्रीवियस ईयर लगाओ, आप जो भी मॉक आपको मिलते हैं पूरे मॉक खरीद लो, टेक्स्ट बुक से खरीद लो। अगर आपको टेक्स्ट बुक की लिंक चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि बहुत कम बच्चों को लिंक चाहिए होती है। लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो अभी अपनी बात बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बहुत से बच्चे बीच में छोड़ के चले जाएंगे। और ये इतना सा ज्ञान समझ गए, इतना सा ज्ञान, ठीक है आगे समझ गया, ठीक है समझ गया, आगे निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, वो बहक जाएंगे। अब आप ये जो नोटबुक में लिख रहे हो, यहां जितना भी पहला मॉक देने के बाद, वो ऐसा क्वेश्चन आपके हर मॉक में रिपीट होते रहेंगे। आपके मॉक में क्वेश्चन कोई ऊपर से आके थोड़ी पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो वही सब रिपीट होते रहते हैं। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपके क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे, आपकी एक नोटबुक बनती जाएगी। आपने मॉक शुरू कर दिया, आपकी नोटबुक बनती जा रही है। पहला मॉक दिया, उसके बाद आपने दूसरा मॉक दिया, तीसरा, वही चीज आप रिपीट करोगे। मॉक एनालाइज और दूसरा मॉक, मॉक एनालाइज दूसरा मॉक, मॉक एनालाइज अगला मॉक, मॉक एनालाइज अगला मॉक। यहां पर आपको एनालाइज करना है, यहां पर एनालाइज करना है। सर क्या एनालाइज मतलब, हमने क्या टेस्ट दिया है, वो स्टेप बीच में होनी चाहिए। ऐसे लगातार आगे बढ़ते नहीं चले जाना है। यहां पर अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, मान लो 5 क्वेश्चन यहां से आपने नोटबुक में लिख लिए, 4-5 क्वेश्चन यहां से लिख लिए, जो हार्ड हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, जो ऐसे क्वेश्चन है जीके वगैरह के, उनको तो साथ ही लिखते चले जाओ। लेकिन मैथ में, रीजनिंग में बहुत से जो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप लिखते चले जाओ और उसको एक बार देख लो। जो तरीका नोटबुक यहां पर टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है, उस तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करो और उसको लिखते चले जाओ। फिर जब वो क्वेश्चन रिपीट होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वो क्वेश्चन है, ये ऐसे होगा। और ऐसे विश्वास मान के चलो, अगर आपने ये फॉलो किया, अगले 2 महीने तक आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी जो भी आप ये स्ट्रेटजी बनाओगे, आपकी ईमानदारी आप ही जानते हो, अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ ये किया है, तब तो मैं गारंटी ले सकता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात के साथ मेरी एक बात तो सिद्ध हो सकती है, अपनी बुक्स को साइड में रख दो, अपनी जो भी पुराना चीजें हैं छोड़ो, एक बार रिवीजन को
छोड़ो एक बार रिवीजन को, छोड़ दो। यहां सब कुछ हो रहा है, यहां रिवीजन हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, सब हो रहा है। अगर देखो क्या है, मैं भी चाहता हूं आप पूरा सिस्टम से पढ़ो, क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन छोड़ो, सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। अगर आप मैथ पढ़ने बैठे हो तो डेसिमल से पढ़ना शुरू करो, आप फ्रैक्शन से पढ़ना शुरू करो, आप प्रतिशत वगैरह पढ़ना शुरू करो। मैं चाहता हूं वहां से स्टार्ट करो और वहां से स्टार्ट करके आप स्टेप बाय स्टेप एडवांस मैथ तक पहुंचो। लेकिन अभी वक्त कहां है? अगर आपने सोच रखा है मुझे अप्रैल तक पूरा का पूरा दिमाग लगा के ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वाली प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सोच रखा है करनी है, अगर सोच रखा है सिलेक्शन लेना है, CBT 1 पास करनी है, तो ये वाली अप्रोच आपको अगर पसंद आए तो आप करना। क्यों मैं ये वर्ड क्यों जोड़ रहा हूं साथ में कि अगर आपको पसंद आए तो करना? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सहमत नहीं होते। अब सबकी दिमाग की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, जिनको लगता है वो ये कर सकते हैं वो ये चीज करेंगे, मैं उनकी गारंटी लूंगा। जबरदस्ती मैं आपको बोलूंगा, जबरदस्ती आपसे करवाऊंगा तो कितने दिन कर लोगे? जबरदस्ती से मजा नहीं आता, जबरदस्ती में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कोई चीज प्यार से मिले उसी में मजा आता है, बस वही चीज है। मैं प्यार से, अगर आपको भी मेरी बात चीज समझ आ रही है, मेरे से सहमत हो, मुझे इतने दिन से सब लोग फॉलो भी कर रहे हो, जो या पहली बार मुझसे मिल रहा है आज, तो वो भी इस बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि एक नंबर स्ट्रेटेजी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन लिया है, वो मेरी जानकारी में। आप मेरी बात सुनो, ये वाली प्रोसेस देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं बार बार बोलता हूं, मैं यहां किसी फर्जीवाड़े में आके आपके साथ सामने वीडियो नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इस चीज के अंदर कोई कमी बताता है, वो मेरे से यहां आके संपर्क कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह रहा है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्या दिक्कत है? उसको मैं पर्सनली बता दूंगा। अगर उसके बस का नहीं है तो मैं पर्सनली बता दूंगा कि बेटे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, वीडियो के अंदर मैं नंबर डाल रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए, तो जब अगर आपको लगे ना जरूरत है तभी फोन वगैरह करना, ऐसे परेशान करने के लिए कॉल मत करना। तो ये सारी चीज आप समझ गए हो। आपने एक दिन में 5 मॉक लगाए हैं, उसके बाद आपको अगर मान लो 60 दिन मिल गए, तो आपको 60 दिन मिल गए तो आपने पूरे कितने मॉक लगा लिए? 300 मॉक लगा दिए। और 300 मॉक लगाते लगाते अगर आप 200 मॉक पर पहुंच गए हो, तो उसके अगले जो 100 मॉक हैं, अगर उनमें नंबर ना आए तो मुझे कहना। चलो 300 भी नहीं लगा पा रहे हो तो मैं ये मान के चल लेता हूं आप 250 तो लगाओगे। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा और हाँ सर 30-60 दिन में ऐसे हो जाएगा। अगर ये इम्पॉसिबल टारगेट आपको लग रहा है, अचीव करने की कोशिश करनी पड़ेगी ना सर जी, करनी पड़ेगी। अगर नहीं हो रहा है, इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करो। 300 नहीं तो 250 पर पहुंचो, 250 नहीं तो 200 पर पहुंचो। मेरा कहने का मतलब यह है कि लास्ट के जो 20-30% मॉक है, लास्ट के जो 20-30% मॉक है, उनमें जब आप पहुंचोगे तो जो मजा आएगा ना, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, मैंने ये सारी चीज आपको बोली। इसको बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैंने बोली एक बार के लिए फॉलो करो, और एक चीज मेरी फॉलो करो कि एक बार के लिए ये सारी बुक्स वगैरह को क्लोज कर दो। अगर आप चाहते हो शुरू के 10 दिन ट्राई करके देख लो, मॉक ही लगा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, मॉक ही लगा रहे हो 10 दिन में अपना टारगेट इंक्रीज करने की कोशिश करो। अगर 10वें दिन आपको मजा आने लगे, उस दिन आप ये डिसाइड कर लेना कि हाँ सही बोल रहे हो सर, मुझे बुक वगैरह कुछ नहीं पढ़नी। 10 दिन ट्राई कर लो, 10वें दिन आप पे छोड़ता हूं। अभी वक्त है ट्राई करने का, अभी कर सकते हो, एग्जाम के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और हां, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि अप्रैल मई के अंदर ही एग्जाम है, उसके बहुत सारे रीजन हैं। क्योंकि अभी एक बार थोड़े दिन पहले जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, नकली हुआ था वैसे तो, उसमें ये डेट दी हुई थी अप्रैल मई के लगभग,
और अगर मैं कैलेंडर देखूं एसएससी वाला, तो एसएससी वाले कैलेंडर में एक ही डेट मुझे खाली लग रही है, अप्रैल मई वाली, जिसके अंदर ये एग्जाम हो सकती है। उसके अलावा तो कैलेंडर भरा हुआ पड़ा है। और अभी ये टाइम, एक न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई थी, उसके अंदर भी ये सारी डिटेल्स दी हुई है। और दूसरी बात, अभी वक्त आ गया है एनटीपीसी, अभी जैसे मार्च में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के बाद यही तो एग्जाम होना है। अप्रैल मान लो, अप्रैल लास्ट में मान लो, हद मार के मई में मान लो, पहले लगेगी ग्रेजुएट लेवल वाली, फिर अंडर ग्रेजुएट वाली लग जाएगी। तो अभी टारगेट सेट है लगभग, अभी कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन टारगेट अपना सेट करके रखो मई तक, अप्रैल मई तक। बस अभी इस वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा, ये वाली मेरी स्ट्रेटजी है। इसमें बस एक काम की चीज आप ये याद रख लेना कि एनालाइज करते वक्त आपको चीजें लिखनी है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आपको करना है। ज्यादा डिटेल के लिए मैं फिर से एक बार कॉन्टेक्ट नंबर अपने शेयर कर देता हूं आपको, 7014499473। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज में दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। अगर आपको इस स्ट्रेटजी से कोई भी दिक्कत है या फिर आप सहमत हो तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अब जुड़ना चाहता हूं। मैं आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम के अंदर साथ खड़ा रहना चाहता हूं। तो ये सारी चीज हो गई। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आप मुझे एक बार इस नंबर पे मैसेज करना, मैं बैच की जानकारी आपको दे दूंगा। अपना ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें क्या है, अभी वक्त है एग्जाम में, और जिन बच्चों को मैथ पढ़नी है मुझसे अलग से, यूट्यूब पे अपनी मैथ चलती है, लेकिन उसके अलावा अलग से कहीं पढ़नी है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी मैथ पढ़नी है, ओनली अपना टारगेट ग्रुप डी बनाकर, उन बच्चों के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बैच की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा। और जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, यहां पर आप संपर्क करोगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अगर आप सहमत हो तभी, नहीं सहमत हो तो कोई बात नहीं, सबका दिमाग अलग अलग होता है, सब सब्जेक्टिव होता है, तभी तो अलग अलग प्रकार के हीरे निकल के आते हैं। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से पढ़ रहा है। अब बेसिकली वो अगर मैथ पढ़ रहा है तो 10th लेवल तक की मैथ ही तो पढ़ रहा है, लेकिन कोई किस तरीके से पढ़ रहा है, कोई किस तरीके से पढ़ रहा है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सहमत है, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, वो आएंगे और नीचे कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,